So, as we know, UPSC is not only about hard work, it is more about smart work. तो अगर हम अपने जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में गवर्नेंस में देखें तो हमें हर साल कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ एरियाज़ में देखने को मिलते हैं. सो वन ऑफ दोज एरियाज़ इज़ सिटीजन्स चार्टर. तो सिटीजन चार्टर को हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स जंप टू द डेफिनेशन डायरेक्टली. तो ये जो डेफिनेशन है यू कैन यूज़ इन योर आंसर डायरेक्टली. किसी भी तरह का सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन आता है यू कैन यूज़ इट. तो देख लेते हैं कि सिटीजन चार्टर आखिर में है क्या. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हमने देखा होगा तो विज़न मिशन स्टेटमेंट वगैरह आपको बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वेबसाइट पे देखने को मिलती है. तो सिटीजन चार्टर इज़ नथिंग बट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक फॉर्मल कमिटमेंट एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करती है अपनी सर्विसेज के बारे में कि भाई दीज आर द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड एंड दीज आर द स्टैंडर्ड्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस एंड दिस इज़ द ग्रीवेंस मैकेनिज्म इन केस अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप किस तरह से हमें कंप्लेंट कर सकते हैं. तो एक बार इस डेफिनेशन को देख लेते हैं. देखिए, सिटीजन चार्टर इज़ अ फॉर्मल कमिटमेंट बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर टाइम बाउंड transparent and accountable service delivery. Introduced in 1997 in India as a part of administrative reforms, it aims to make governance citizen-centric by settling सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड ग्रीवेंस मैकेनिज़म्स. तो क्या है इसमें सर्विस स्टैंडर्ड्स यानी कि एक तरह की डिक्लेरेशन है, एक तरह की कमिटमेंट है गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप दीज सॉर्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट या कुछ भी किसी भी तरह का सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन आता है यू कैन सिंपली टेक दिस डेफिनेशन एंड यू कैन पुट दिस इट योर इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट. एंड अगर डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें उसने सीधा ही आपसे पूछा है कि भाई क्या क्या कंसर्न्स हैं तो आप ये वाला हिस्सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं. सो नाउ विल ब्रीफली डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ सिटीजन चार्टर. ऑल्दो अगर हमने देखा हो तो ये आपके एग्ज़ाम में लिखने का आपको मौका नहीं मिलेगा लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. तो देखिए, सिटीजन चार्टर की जो कॉन्सेप्ट थी 1991 में यूके में जॉन मेजर के अंडर आई थी और इसका फंक्शन इसका जो मोटो था वो था टू डिलीवर क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू सिटीजन्स नीड्स. देन इंडिया में अगर हम देखें तो DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस सिटीजन चार्टर से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है. इवन 2011 में हमारे यहाँ पे एक बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस बिल. नाउ अगर हम देखें कि फ्रेमवर्क क्या होता है, मतलब बेसिकली सिटीजन चार्टर असल में होती क्या चीज़ है. तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये आपको एक तरह से कन्वे करने की कोशिश करता है कि कौन कौन सी सर्विसेज वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है. देन क्या स्टैंडर्ड्स हैं उन सर्विसेज के और इन केस अगर आपको कोई कंप्लेन है कोई ग्रीवेंस है तो क्या रेमेडी है. देन उसके अलावा रियल टाइम में क्या सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं. सो दीज आर द सर्विस स्टैंडर्ड्स विच द ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू प्रोवाइड एंड एक्चुअल में क्या सिनेरियो है वो भी इसमें दिखाया जाता है. देन कौन कौन से प्रिंसिपल्स एंड कौन कौन से कस्टमरी नॉर्म्स हैं जो सर्विसेज के साथ जिनके अंडर सर्विसेज ऑफर की जाती है. देन डिटेल्स ऑफ पॉसिबल एरियाज ऑफ ग्रीवेंसेस कि किस एरियाज़ में आपकी होता है ना कि हाँ जी अगर आपकी कंप्लेन इस चीज़ से रिलेटेड है तो यू कैन फॉलो दिस चैनल और यू कैन टेक दिस चैनल इफ़ द कंप्लेन इज़ अबाउट दिस एंड दैट. सो इस तरह से सिटीजन चार्टर एस्पायर्स टू टेल दैट these are the areas of possible grievances and this is the mechanism कि क्या मैकेनिज़्म है, क्या आपके पास चैनल है अपनी कंप्लेंट दर्ज करने का, अपनी कंप्लेंट अपनी ग्रीवेंस बताने का. देन उसके अलावा सिस्टम ऑडिट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन के लिए भी एक मशीनरी सेटअप करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी
ऑफ द एजेंसीज परफॉर्मेंस। अब देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो हम सब ने कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर देख रखा होगा किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें हम देखते हैं कि विज़न और मिशन स्टेटमेंट, इवन कि हम अगर पॉलिटी में भी पढ़ते हैं तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की हम विज़न और मिशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सीबीआई, तो उसमें विज़न एंड मिशन स्टेटमेंट होती है जो क्लियरली डिफाइन करती है कि क्या एस्पिरेशन है, किस तरह से सर्विस स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवाने की एस्पिरेशंस हैं, और एक्चुअल में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है अपनी सर्विस प्रोवाइड करके। देन कौन कौन से बिजनेसेस या फिर कौन कौन सी सर्विसेज और किस तरह से प्रोवाइड करी जाती है, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। देन डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट्स कि कौन से पोटेंशियल क्लाइंट्स है, एसेट्रा एक्सेट्रा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेल्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड टू ईच क्लाइंट ग्रुप। देन डिटेल्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, वो भी आपका सिटीजन चार्टर का एक इम्पोर्टेंट एक इंटीग्रल पार्ट होता है। एंड हाउ टू एक्सेस इट कि किस तरह से आप, कहीं पे टोल फ्री नंबर होता है, कहीं पे कोई ईमेल एड्रेस दे रखा होता है, इस तरह से आपके पास कहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं इन केस आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो मैंशन कि उनकी क्लाइंट से, क्लाइंट मीन्स द सिटीज़न, सिटीज़न से क्या क्या एक्सपेक्टेशन वो ऑर्गेनाइजेशन की है। तो दीज आर द एलिमेंट्स, विज़न, कौन सा बिजनेस, देन डिटेल ऑफ द क्लाइंट, एंड कौन कौन सी सर्विसेज कौन कौन से क्लाइंट ग्रुप के लिए, देन जो आपका कंप्लेन मैकेनिज़्म और क्या चैनल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं क्लाइंट से। देन इफ़ वी सी ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को आप एज अ इसके फ़ायदे या फिर एज अ इसके जो एडवांटेजेस है उसमें भी काउंट कर सकते हैं। देखो सिटीजन चार्टर इशू करने का ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा क्या है, क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज को जो है स्टैंडर्ड्स को क्या करा जाए, इम्प्रूव किया जाए, एनहेंस किया जाए, ठीक है। तो एनहेंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आरटीआई रिस्पॉन्सेज है ना। तो जैसे आपको वेल ऑर्गेनाइज डिजिटल फॉर्मेट में आपको आरटीआई रिस्पॉन्सेज मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होती है। देन टू गिव द कंज्यूमर, टू गिव द सिटीजन ना चॉइस कि भाई तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से है ना। फॉर एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल के साथ चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ आती है, एंड देन यू कैन सिंपली पुट दीज एग्जांपल्स इन योर आंसर एज वेल। तो देखो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल दे कैन ऑप्ट पर एलपीजी वाया गैस सिलेंडर और पाइप गैस कनेक्शंस जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है। तो जितनी ज़्यादा चॉइसेस हो उतनी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती हैं। देन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, क्लियर सर्विस बेंचमार्क्स वहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं जिससे सिटीजन को पता हो कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है, जिससे और कंसिस्टेंट सर्विस डिलीवरी इंश्योर की जा सके। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज क्या करती है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, जिससे क्या होता है कि उनको पता होता है आपके कंज्यूमर को, आपके सिटीजन को, कि किस तरह के स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं, एंड वो उस हिसाब से अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि हाँ जी दिस इज़ एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस, दिस इज़ एज़ पर माई नीड्स, देन आई कैन गो फॉर दिस सर्विस और नॉट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू फॉर मनी है ना, तो क्या करता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है, वाइल मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है पब्लिक फंड के यूजेस में, ठीक है। साथ के साथ क्या कर रहा है, सिटीजन की सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल डिजिटल आरटीआई, देखो डिजिटल आरटीआई में क्या होता है कि पेपर कॉस्ट कम होगी है ना, जो वरना आप क्या करोगे ड्राफ्ट वगैरह ये सब ऑल दोज थिंग्स आपका टाइम भी लगेगा, लेकिन डिजिटल आरटीआई में यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट एंड देन सिंपली फाइल योर आरटीआई, ठीक है। उससे क्या होता है, स्पीड सर्विस की बाई पोस्ट आप आरटीआई करोगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग और कितना कम्बर्सम प्रोसेस वो होती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो इसमें डिजिटल आरटीआई में तो ऑल दीज थिंग्स आर बाई पास्ड। तो इससे क्या हो रहा है, डिजिटल आरटीआई से पेपर कॉस्ट बच रहा है, सर्विसेज जो है फास्ट हो रही हैं और दोनों सिटीज़न और स्टेट दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ द यूज़ ऑफ फंड्स, जो पब्लिक फंड्स का यूज़ है उसका ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ हो रहा है। देन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिपार्टमेंट खुद से अपने चार्टर में मेंशन करता है कि दीज आर द सर्विसेज एंड दीज आर द स्टैंडर्ड्स, देन ऑब्वियसली यू हैव अ
चांस यू हैव अ चैनल टू होल्ड दैम अकाउंटेबल, क्योंकि आपके पास ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी होगा। तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं। देखो, अगर उसने अपने चैनल पे ये अपने वेबसाइट पे जहाँ पे भी उन्हें सिटीजन चार्टर अपना पब्लिश किया है, वहाँ पे अगर उसने मेंशन किया है कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज यू कैन एक्सपेक्ट, देन ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर। आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अच्छा ये इन्होंने प्रॉमिस किया था और दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो उस बेसिस पे आप उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। यू कैन शो देम दैट यू हैव प्रॉमिस्ड मी दिस बट दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क। सो ये क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है पब्लिक डिपार्टमेंट्स की। देन ऑब्वियसली देखो, पब्लिक डोमेन में अगर सिटीजन चार्टर और जो आपका फॉर्मल कमिटमेंट अवेलेबल होगी तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो कैसे, क्लियर प्रोसीजर्स एंड डेटा शेयरिंग टू प्रिवेंट ओपेसिटी इन सर्विस डिलीवरी। तो फॉर एग्जांपल राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक जन सूचना पोर्टल, जहाँ पे रियल टाइम में पब्लिक को डेटा मिलता है अलग अलग स्कीम से कि भाई इस स्कीम के अंडर कितने लोग कवर हुए हैं, क्या क्या एक्शन लिया गया है, कितने फंड हुए हैं, ये रिजल्ट्स हैं वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द सिटीजन्स चार्टर। तो अब देख लेते हैं चैलेंजेस। देखो, क्वेश्चन में हमेशा वो चैलेंजेस पूछता है, वो ऐसा इस तरह से क्वेश्चन को पुट करेगा कि भाई सिटीजन चार्टर आपका काफ़ी टाइम से इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये सारे चैलेंजेस, उसमें कुछ चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्या वजह है। तो देखो यहाँ पे आप यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स बट इट विल बी गुड इफ़ यू मेंशन सम ऑफिशियल सोर्स। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ चैलेंजेस इसमें आपके पॉइंट आउट किए थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉट अडोप्टेड बाय ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो उन्होंने कहा था कि अभी तक भी इसका जो अडोप्शन रेट है कि सभी के सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे स्टेट लेवल पे हैं चाहे यूनियन लेवल पे हैं, उन्होंने 100% उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट ही नहीं किया, जिनका खुद का सिटीजन चार्टर अभी तक आया ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इम्प्लीमेंटेशन में भी उन्होंने इश्यूज बताए थे। देन लैक ऑफ क्लैरिटी एंड प्रिसीजन इन सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड कमिटमेंट्स। काफ़ी वेग टर्म्स में उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी कमिटमेंट्स दे रखी हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई स्ट्रिक्टली मॉनेटरी या फिर क्वांटिटेटिव फॉर्म में अपनी कमिटमेंट्स नहीं दे रखी हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वेग हो जाता है उनका क्लेम करना, सिटीजन का क्लेम करना कि भाई आपने ये प्रॉमिस किया था। तो एक ब्रॉड और काफ़ी वेग टर्म में, एक काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल नॉर्मेटिव तरीके से वो फ्रेम किया जाता है। तो लैक ऑफ क्लियरिटी एंड प्रिसीजन। देन लो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन एडहेरिंग टू डिक्लेयर्ड चार्टर। तो जो जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने अपने सिटीजन चार्टर इशू भी कर रखे हैं, उसके एम्प्लॉइज़ और जो डिपार्टमेंट इन जनरल है, उनका खुद का ही इंटरेस्ट नहीं है, उनका खुद का ही इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि जो आपने उन्होंने कमिट किया है दे मीट दोज कमिटमेंट्स। देन पुअर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। क्या होता है कि वो अपना इशू तो कर देते हैं लेकिन उसको पब्लिसाइज नहीं करते। तो मिनिमल पब्लिसिटी एंड पब्लिक एंगेजमेंट रिगार्डिंग द सिटीजन चार्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। देन इट इज़ ऑफन ट्रीटेड एज अ वन टाइम एक्सरसाइज कि एक बार सिटीजन चार्टर इशू कर दिया, उसके बाद ना उसको अपडेट कर रहे हैं, ना उसको चेंज कर रहे हैं, ना ही कई ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप देखोगे तो 10-10, 20, 15-15 साल पुराना चार्टर वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। ऑल्दो देयर हैज़ बीन चेंज इन द नेचर ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग एंड सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट डिपार्टमेंट। तो एक तरह से एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। देन एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रिव्यू मैकेनिज्म्स। तो एक ये चीज़ भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आपकी इवन दो सिटीजन चार्टर्स इशू भी कर दिए गए हैं, एक आपके पब्लिश भी कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई मैकेनिज्म्स नहीं है उनको अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए। देन नो पार्टिसिपेटरी कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर। ठीक है, तो मोस्टली क्या है, ये वन वे प्रोसेस बन के रह गई है कि सिर्फ जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे, अपना एक मीटिंग में बैठेंगे, वहाँ पे बैठ के एक सिटीजन चार्टर फ्रेम करेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे, रेदर देन कि जो स्टेक होल्डर, जो बेसिकली कोई भी बंदा है या फिर कोई भी सिटीज़न है जो एक्सपेक्टेड क्लाइंट है, उससे सलाह मशवरा करें, उनका फीडबैक लेंगे, देन फ्रेम करें। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशूज़ pointed out by Indian Institute of Administration. Another challenge is service standards often
अनरियलिस्टिक होते हैं या फिर टू वेग, जैसा हमने पहले भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड या फिर वेग टर्म्स में आप वो क्या करते हैं, अपनी कमिटमेंट को पब्लिश कर देते हैं। देखो, जहाँ पे आप किसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे या फिर काफ़ी ज़्यादा वेग टर्म्स में डिफाइन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी। अब एक्सपेक्टेशंस अगर हाई होंगी लेकिन उस हिसाब से अगर दे वॉन्ट मीट दोज एक्सपेक्टेशंस, तो ऑब्वियसली उसमें डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होना नॉर्मल सी बात है। देन पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, लो यूजेस एंड डिस्ट्रस, क्योंकि वो इस हिसाब से उसको पब्लिसाइज नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी नहीं करते, इस वजह से लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई एक सिटीजन चार्टर नाम की चीज़ है इनकी, और ये स्टैंडर्ड्स हैं, और उसमें साथ में ये मैकेनिज़्म है ग्रेवेंस रेड्रेसल का, तो उस वजह से लो यूजेस उसका रहेगा। देन अगेन टॉप डाउन अप्रोच है ना, और फील्ड स्टाफ और बेनिफिशरीज, यानी कि वही सेम चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की कि वन वे चीज़ है, उसमें भी क्या है, देखो उस डिपार्टमेंट में भी कौन, जो उसकी टॉप मैनेजमेंट है वही बैठ के सिटीजन चार्टर फ्रेम कर रहे हैं, और जो एक्चुअल में जो फील्ड स्टाफ है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सिटीजन्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी फीडबैक नहीं लिया जा रहा है। तो ऊपर बैठ के टॉप मैनेजमेंट ने सिटीजन चार्टर प्रिंट कर दिया और इशू कर दिया, उसके बाद वो वहीं का वहीं चिपका हुआ रह गया। देन हायरार्किकल गैप बिटवीन ऑफिसर्स एंड ऑपरेशन स्टाफ, तो उससे भी यही सेम चीज़ होती है ना, टॉप डाउन अप्रोच है। तो अगेन दिस इज है ना टिपिकल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देन लैक ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, मोटिवेशन, अकाउंटेबिलिटी। So although there is citizen charters for many organizations, but the mechanism for audit and all is vague or not there or ineffective. Then insensitivity and poor behavior of frontline service staff towards द सिटीजन। तो दीज वर द चैलेंजेस। देखो ये सारे चैलेंजेस जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके अपनी रिपोर्ट में मेंशन किए थे। तो यू कैन सिंपली पिक दीज पॉइंट्स एंड इसमें से 4, 5, 6 जितने नंबर का क्वेश्चन हो उस हिसाब से देखो। 15 नंबर का क्वेश्चन होता तो सिंपल सी बात है, यू मस्ट हैव इंक्लूडिंग द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड एंड जो भी आपके क्वेश्चन के सब पार्ट्स बनेंगे उन सब में आपको 15 से 16 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। तो उस हिसाब से यू कैन पिक दीज पॉइंट्स एंड मेंशन डायरेक्टली, बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन द सोर्स कि भाई आप कहाँ से ये मेंशन कर रहे हैं ना। तो आइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर मेंशन कीजिए अपने आंसर में, डेट विल गेट यू एक्स्ट्रा मार्क्स। अच्छा, सेम इंस्टीट्यूट ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कुछ सजेशंस भी वहाँ पे, कुछ आपका वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट किया था अपनी रिपोर्ट में। तो देख लेते हैं कि क्या क्या आप जो वे फॉरवर्ड है या फिर सजेशंस है अपने आंसर में दे सकते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर मेंशनिंग द सोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने क्या दिक्कत देखी थी कि वन वे प्रोसेस है, वहाँ पे हर स्टेक होल्डर का, जो आपका ग्राउंड स्टाफ है चाहे आपका सिटीज़न है, उसका फीडबैक नहीं लिया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि सिटीजन्स और स्टाफ इन दोनों को सिटीजन चार्टर फॉर्मुलेशन के टाइम पे, मतलब जब आप सिटीजन चार्टर फ्रेम कर रहे हो उस टाइम क्या करो, उनसे कंसल्ट करो, उनसे फीडबैक लो, जिससे क्या हो, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप भी आए और वो जो सिटीजन चार्टर हो रेलेवेंट हो, वो प्रैक्टिकल हो, वो रियलिस्टिक हो। देन ओरिएंट एंड ट्रेन स्टाफ ऑन गोल्स, फीचर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द चार्टर। तो क्या करें, जो आपका सिटीजन चार्टर आपने इशू किया है उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग भी आपके स्टाफ की होनी चाहिए, उस हिसाब से उनका माइंडसेट भी होना चाहिए, उनको इस हिसाब से तैयार किया जाए कि उनके दिमाग में बैक ऑफ द हेड कहीं ना कहीं ये बात हो कि हमने ये सर्विस स्टैंडर्ड्स प्रॉमिस किए हैं अपने सिटीज़न को या फिर जो भी क्लाइंट है उसको, तो उस हिसाब से वो अपना काम करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देन डेवलप अ सेंट्रल डेटाबेस फॉर ट्रैकिंग कंज्यूमर ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल परफॉर्मेंस। तो जिससे इससे क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी बनेगी। अगर एक सेंट्रल डेटाबेस होगा उस पर परसेंटेज में डेटा होगा कि हाँ जी दीज आर द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, है ना, दिस इज़ द नंबर ऑफ, सपोज करो 100 लोग आपका सर्विस अवेल करते हैं, तो अब अमंग दोज 100 पीपल यू हैव सम 50% है ना हु आर फाइलिंग सम कंप्लेन और ग्रीवेंस, एंड आउट ऑफ दोज हाउ मैनी है ना 25% और वट्स एवर आर सेटिस्फाइड विद दी
ग्रीवेंस मैकेनिज्म प्रोसीजर, ठीक है। तो इस तरह का एक डेटाबेस भी सेंट्रल लेवल पे आपका, जिससे देखो उस आप यू कैन रेट द सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा। तो एक कंपटीशन, एक कम्पिटिटिव माहौल भी उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बनेगा। देन एंश्योर वाइड पब्लिसिटी, ठीक है। तो देखो बहुत सी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी लोगों को पता नहीं होता कि दीज आर द सर्विस स्टैंडर्ड्स दैट आर बीइंग प्रोमिस्ड। सो ऑब्वियसली वाइड पब्लिसिटी थ्रू डिजिटल प्रिंट एंड कम्युनिटी लेवल आउटरीच। सो यू नीड टू मेंशन दिस आइडिया। देखो हम अवेयरनेस क्रिएशन तो बोलते हैं, लेकिन यू कैन फ्रेम दिस इन सच क्रिस्प मैनर, है ना। अपना पॉइंट देखो, साथ में आप सोर्स मेंशन करो और साथ में इस तरह से क्रिस्प मैनर में अपना पॉइंट वहाँ पे रखो, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम, है ना। हमारे पास 15 मार्क्स वाले के लिए ऑलमोस्ट 9 और 10 मार्क्स के लिए ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इस हिसाब से हम फटाफट, है ना, इस देखो दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वेरी रेयरली ऐसा होता है कि सिटीजन चार्टर से और इसी फॉर्मेट में वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्या दिक्कत है सिटीजन चार्टर में और क्या किया जा सकता है। तो इनको आप बाई हार्ट कर लोगे तो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप अपना टाइम भी वहाँ पे बचा सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ एलोकेट डेडिकेटेड बजट फॉर अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग एफर्ट्स। तो एक ही चीज़ है वो कि पब्लिसिटी के लिए और अपने जो स्टाफ को ओरिएंट करना है उस हिसाब से, सिटीजन चार्टर के हिसाब से, या ट्रेन करना है, उसके लिए एक अलग से बजट हो हर साल। देन रेप्लिकेट सक्सेसफुल मॉडल्स। तो देखो देश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर अलग अलग स्टेट्स में देर आर सर्टेन मॉडल्स जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड सर्विस डिलीवरी। सो उन मॉडल्स को क्या किया जा सकता है और जगह भी अडॉप्ट किया जा सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एंड स्टेट्स में। अच्छा, इसके अलावा देखो आप अपने एग्जाम्पल में रीसेंट इनोवेशंस को एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कई बार वो उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ लेता, तो यू मस्ट हैव एन आइडिया। तो लेट अस सी, फर्स्ट वन इज सेवोत्तम मॉडल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये DARPG का एक इनिशिएटिव है टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी थ्रू सिटीजन्स चार्टर, ग्रीवेंस रेड्रेसल एंड सर्विस डिलीवरी। तो सेवोत्तम मॉडल पे भी विल ट्राई टू ब्रिंग अनदर वीडियो, क्योंकि सेवोत्तम मॉडल से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो सिटीजन चार्टर में। तो विल ब्रिंग अनदर वीडियो ऑन दिस। फॉर नाउ यू मस्ट नो, यू कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल। देन जैसे कि आपका इंटीग्रेशन आपका हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है उसको इंटीग्रेट कर दिया डिजिटली, ठीक है। तो उसका प्लेटफॉर्म का नाम है CP ग्राम्स, है ना, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो वो एक सेंट्रलाइज लेवल पे उसको क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेंशन उमंग ऐप, ई-संपर्क ऐप एंड माई गवर्नमेंट ऐप। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। देन राजस्थान का जो जन सूचना पोर्टल है, सो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट वन जो रियल टाइम में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड या फिर सर्विसेज से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करवाता है कि आपको पता है कि दिस इज़ द फंड एलोकेटेड, है ना, ऑल दोज थिंग्स। तो अभी काफ़ी साल इसको हो गए हैं, कोविड से पहले ही आया था, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। देन ये क्या करता है, देखो सोशल ऑडिट के लिए स्कोप, क्योंकि पब्लिक के पास अब क्या है, ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, वो भी रियल टाइम में। तो देख सकते हैं कि अगर इफ़ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज़ क्लेमिंग, ये डेटा दे रहा है कि भाई हाँ जी हमने ये कर दिया है, ये अचीव कर दिया है, देन द पब्लिक कैन चेक ऑन ग्राउंड एंड ऑब्वियसली दे कैन ऑडिट द ऑर्गेनाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट RTPS, ठीक है, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट, जो लीगल बैकिंग देने के लिए, देखो मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में, कर्नाटका एंड काफ़ी सारे स्टेट्स, झारखंड जैसे हो गई, उन्होंने क्या किया है, RTPS से लीगल बैकिंग दे रखी है। उसके अलावा देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह आपका यहाँ पे बनता है। देन वी हैव बेंगलोर वन एंड दिल्ली वन सेंटर्स, वो भी क्या है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है दैट कैन बी अवेल्ड बाय द सिटीजन्स एंड देयर इज़ टाइमलाइन कि इतने दिन के अंदर अंदर आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, इतने दिन के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा। देन काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, रियल टाइम डैशबोर्ड, ठीक है।
जिससे क्या होता है सर्विस डिलीवरी टाइमलाइंस वगैरह वगैरह कि दीज आर द पीपल हु हैव अप्लाइड, है ना। तो आप आजकल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाओगे तो आप यू कैन नोटिस दीज थिंग्स। तो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन मेंशन डायरेक्टली इन योर आंसर, और इसको बाई हर्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाए। सो दिस सीरीज इज़ ऑल नो नॉनसेंस सीरीज़, जहाँ पर आपका स्कोर इंप्रूव करने के लिए और टाइम बचाने के लिए, क्योंकि देखो आप बहुत कम टाइम बचा है मेंस में और GS2 में, और काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आता है पॉलिटी में हमेशा, है ना, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्वेश्चन आता है। तो विल ट्राई टू कवर ऑल सच एरियाज इन दिस सीरीज सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर marks in GS2, है ना। I have scored 110 plus 2 times, सो आई कैन अश्योर यू कि ये काफ़ी बेसिक सा आपको लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको कई बार क्वेश्चन लेंथी होता है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर, आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि विज ऐसे बना दिया है ना, लिख दिया विज़न मिशन वगैरह ऐसे लिख दिया, विज़न लिख दिया, मिशन लिख दिया, और बीच में फ्लो चार्ट बना दिया, वैसे गोला सा बना देते हैं। अलग अलग तरह के डायग्राम्स होते हैं, दैट विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो कि आंसर राइटिंग में किस तरह से अप्रोच करना है। फॉर नाउ यू कैन, अच्छा अगर किसी को ये PDF चाहिए होगी देन यू कैन कमेंट, एंड in the description there is a question, previous year question, you can try to write that question and will provide you the channel where you can upload your answer so that we can try to help you with your answer writing as well. Thank you.